Welcome in this video. Today I am going to discuss with you learning and teaching. This is paper 3 for B.Ed first year. In this I am going to discuss with you levels of teaching. And in my previous video we had already discussed about memory level and understanding level. Today this is reflective level. I had written RL in a chart. Reflective level. चिंतन स्तर. अगर बेटा इसका प्रॉपर मीनिंग आप जानने की कोशिश करें तो थोड़ा सा हमें मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल को भी डिस्कस करना पड़ेगा. आपको पता है मेमोरी लेवल में टीचर्स बच्चों के साथ बहुत लेबर करते हैं जिससे उस चीज़ को उनके यानी कि बच्चों की मेमोरी तक वो चीज़ जाए. बार बार उसे करवाया जाता है या बुक्स की हेल्प से उन्हें करवाया जाता है या पिक्चर्स दिखाकर उन्हें उस चीज़ को मेमोराइज किया जाता है जिससे बच्चा उस चीज़ को समझे, अंडरस्टैंड करे. और जब अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो उसके बाद आता है रिफ्लेक्टिव. इन हिंदी भी कॉल इट चिंतन. अब देखो रिफ्लेक्टिव क्या है. अगर हम इसका डिक्शनरी मीनिंग भी देखें तब आप देखिए कि बहुत किसी चीज़ के लिए विचार करना या सोचना, गंभीरता से उसके विषय में डिटेल में सोचना, आप कुछ भी ले सकते हैं. और ये बहुत ज़रूरी है कि आर्ट ऑफ रिफ्लेक्शन एक बच्चे में आना चाहिए. यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल जो है उसका हाई होना चाहिए. ये टीचर का पार्ट है कि किस तरह से वो बच्चे को ये चीज़ उसको मेंटली प्रिपेयर करते हैं फॉर आर्ट ऑफ रिफ्लेक्शन या टर्निंग बैक. इट मीन्स जो टीचर ने समझाया था बच्चे की उसे मेमोरी में गया, बच्चे ने उसे अंडरस्टैंड किया और उसका रिफ्लेक्टिव यानी कि उसके ऊपर चिंता कर रहा है, सोच रहा है, डीप थिंकिंग कर रहा है और अपने विचार व्यक्त कर रहा है. किस तरह से करते हैं? जब हम देखते हैं फाइनल में वो दे आर गोइंग टू राइट डाउन देयर आंसर्स और समथिंग, तब हमें उनका बच्चों का रिफ्लेक्शन नजर आता है. यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बिग्स ने भी कहा है कि रिफ्लेक्शन जो होता है ये एक प्रकार से बहुत ही गहरी सोच है और उसके लिए परिकल्पना भी की जा सकती है. आप अपने आप देखिए, जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत डीपली सोचते हैं तो आप हाइपोथेसिस भी उसका करते हैं, एनालिसिस भी उसका निकालने की पूरी कोशिश करते हैं. ये कब होता है? जब बच्चा उस चीज़ का मीनिंग समझ गया है, तभी हम उसका हाइपोथेसिस निकालते हैं, कुछ भी परिकल्पना करना. नाउ वी विल डिस्कस here characteristics of reflective learning level. First is underlying psychological theory and ideas. ये क्या चीज़ है? इसमें क्या चीज़ है बेटा? अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल थ्योरी एंड आइडियाज. इसमें हम डिस्कस करेंगे निहित मनोवैज्ञानिक सिद्धांत एवं विचार जो कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग से आते हैं. ये कब होता है? जब टीचर ने बच्चे को सिखाया और उनको डीप थिंकिंग सिखाई, यानी कि उस विषय में कहा कि आपको बहुत गहरा सोचना है. आदमी कब सोचेगा, बच्चा कब सोचेगा? जब हम उसे गृह कार्य देंगे, घर का काम देंगे और कहेंगे यू हैव टू राइट डाउन दिस आंसर्स योरसेल्फ, या उसे कहेंगे यू हैव टू डू दिस क्रिएटिविटी योरसेल्फ, या कोई प्रोजेक्ट वर्क देंगे तो बच्चा उस चीज़ के लिए डीप सोचेगा, बहुत ज़्यादा डीप सोचेगा और उसका आंसर लिखेगा. तब हमें उसका पता चलेगा कि बच्चे की कॉग्निटिव फील्ड जो है, थ्योरी जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है उसमें. यहाँ पे गोल इनसाइट थ्योरी को इम्प्लीमेंट करेगा. इसका अर्थ हुआ कि बच्चा जो है बहुत ज़्यादा डीपली सोचेगा, सेल्फ स्टडी करेगा, फिर उसका जो एक्सप्लोजन ऑफ द नॉलेज होगा उसको सारा इकट्ठा करेगा, पिकिंग अप द न्यू आइडियाज फ्रॉम देयर बुक्स और फ्रॉम समवेयर आज, और उस चीज़ के लिए वो डीपली सोचेगा. तब वो इनसाइड फीलिंग्स जो हैं बच्चे की आने लगती है कि दे हैव टू कंप्लीट देयर असाइनमेंट बिफोर टाइम. अगर इस तरह से होगा बेटा और वो से उस चीज़ को नई दृष्टि के साथ सोचेगा, क्योंकि जो अगर मैम ने कोई प्रोजेक्ट वर्क भी दिया है, आप देखिए बच्चे ने बहुत सोचा, सेल्फ स्टडी की, उससे संबंधित इधर उधर से बहुत सा मटेरियल लिया और नए आइडियाज़ भी वो लेगा. कहाँ से लेगा? जैसे आजकल गूगल लोग सर्च करते हैं और एकदम उसमें से न्यू आइडियाज़ आ जाते हैं और फिर वो उस प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली अपने आप स्वतंत्र रूप से उसको सॉल्व करेगा, यानी कि उस चीज़ को प्रेजेंट करेगा. और ये तभी पॉसिबल है जब उसकी इनसाइड फीलिंग्स जो होती है वो गोल की तरफ जाती हैं. गोल इनसाइड थ्योरी, इंसाइटफुल थ्योरी, यानी कि उसकी अपनी भावनाएं जो है, जब वो कहते नहीं मुझे इसे सीख कर प्रेजेंट करना है, तभी वो चीज़ उसकी बाहर उभर कर आती है. जो हम अपनी कक्षा में भी देखते हैं कि अध्यापक ने कोई क्वेश्चन पूछा तो बच्चे बहुत अच्छी तरह से उसका आंसर दे रहे हैं. दोज हु आर एबल टू
जो उसके करने के योग्य हैं। वो क्यों योग्य हैं? क्योंकि उन्होंने डीप उस चीज़ को सोचा है और वो उसका रिफ्लेक्शन अब हमें वापस आ रहा है। नाउ वी विल डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्य सबसे पहले है प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉम्पिटेंसी। इसका अर्थ है विद्यार्थी में समस्या समाधान की क्षमता। जब हमने बच्चे को डीप सोचना सिखा दिया है, उसकी थिंकिंग अच्छी हो गई है, अब सबसे पहले टीचर का सबसे पहले क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो स्टूडेंट जो है उसके विषय में डिटेल में सोचे, बहुत ही गहराई से उसके विषय में सोचे। तो फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉम्पिटेंसी, यानी कि विद्यार्थी में समस्या समाधान की क्षमता। सेकेंड इज क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, विद्यार्थियों में आलोचनात्मक एवं सृजनात्मक चिंतन। अब देखिए बेटा, आप कहेंगे क्रिटिकल थिंकिंग क्यों ज़रूरी है यहाँ पर? प्लीज़ ये मत सोचिए किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना, ऐसा नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब है जो प्रोजेक्ट बच्चा बना रहा है उसके लिए क्रिएटिव थिंकिंग तो है उसके पास। क्रिटिकल क्या होगी कि क्या उसमें ये मटेरियल ऐड करे या ना करे। ये ना हो कि उस मटेरियल को वो ड्रॉप कर दे तो हमारा प्रोजेक्ट अच्छा ना बने। इट मीन्स दैट यहाँ पे किसी की आलोचना करने से मतलब नहीं है। क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, जो बच्चे ने समझा है अब उस चीज़ को लिखने का समय आ गया है, तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें से वो चूज़ करे या लिखे जिससे उसकी वो चीज़ ठीक हो। क्रिएटिव थिंकिंग उसको लिखना। देन इंडिपेंडेंट एंड ओरिजिनल थिंकिंग, यहाँ पर वो स्वतंत्र रूप से बच्चा सोचेगा और अपने मौलिक चिंतन के द्वारा विकास करेगा। यहाँ पर यानी कि जो उसका प्रोजेक्ट वर्क था, ही और शी विल बी थिंकिंग डीपली, और उसका जो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग के बाद जो उसकी क्रिएटिविटी आ रही है उसके लिए भी वो स्वयं अपने आप यानी कि बिल्कुल फ्री होकर सोच रहा है और उसकी ओरिजिनल जो उसने सोचा था, जैसे उसका निचोड़ निकालना, वो उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ देयर प्रोजेक्ट। आप अपने आप देखिए, जब टीचर कक्षा में कोई भी क्वेश्चन पुट अप करते हैं बच्चों से, तो बच्चे बहुत डिटेल में ना जाके कई बार उसे ब्रीफ में आंसर देते हैं। दैट इज नोन एज इंडिपेंडेंट एंड ओरिजिनल थिंकिंग। I think you understand this. Then we will discuss nature of the subject matter and its presentation. यहाँ पर विषय वस्तु की प्रकृति और उसका प्रस्तुतिकरण। यहाँ पर ये टीचर का पार्ट है, नॉट ए स्टूडेंट्स पार्ट, दिस इज ए टीचर्स पार्ट। अब टीचर जो अपनी विषय वस्तु जो टॉपिक पढ़ा रहा है किस तरह से बच्चों के सामने प्रस्तुत करेगा। अब वो उन्हें समझा भी दिया है अच्छी तरह से, लेकिन वहाँ पर वो प्रॉब्लम राइजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज़ करेगा। क्या मतलब? यानी कि टीचर ने जो विषय वस्तु थी, सब्जेक्ट मैटर था, उसमें से उसी में से कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, कोई क्वेश्चन न्यू पुटअप कर दिया। अब बच्चों को उसको डीप थिंकिंग के द्वारा उसका आंसर देने यानी कि ऑन द स्पॉट ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। समटाइम्स इट्स हैपन कि एक पैराग्राफ में से ही टीचर्स बहुत से क्वेश्चंस बना देते हैं। दे आर क्रिएटिंग योर प्रॉब्लम्स, किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट की। और टीचर के भी यहाँ पर क्या होता है, जब बच्चा आंसर दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके अगर आंसर सेटिस्फैक्ट्री है तो इसका मतलब उनके द्वारा पढ़ाया गया वो चीज़ ठीक थी, सही थी, तभी बच्चा आंसर दे पा रहा है। तो वहाँ पर उस चीज़ को सॉल्व भी करना है। पहला था इसमें क्रिएटिंग प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, विद्यार्थी के लिए कोई भी समस्या पैदा करना रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट। फिर है फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, परिकल्पना का निर्माण। अब जो प्रॉब्लम क्रिएट की गई है उसका थोड़ा सा आउटलाइन बनाकर मैम भी उसकी हेल्प कर रहे हैं। देन वेरिफिकेशन ऑफ द हाइपोथेसिस, परिकल्पना को प्रमाणित करना। अगर स्टूडेंट टीचर के साथ वो डिस्कस कर रहा है तो आप देखिए उसको टीचर बच्चे को आंसर्स के द्वारा सेटिस्फाई कर रहे हैं, और जब उसका आंसर ठीक हो जाएगा तो उसे वेरीफाई करना। टीचर का यहाँ पर रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज रिफ्लेक्टिव लेवल में भी टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टीचर अपना अच्छी तरह से रोल प्ले करेंगे तो हर बच्चा क्लास का जो है उस चीज़ को समझकर अपना रिफ्लेक्शन देगा। सो फर्दर वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।